हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ प्रशांत अक्सर एंड आज है 10th ऑफ जुलाई। तो चलिए आज के जो भी इम्पोर्टेंट आर्टिकल है जो एग्जैक्टली प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन होते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग और एग्ज़ाम ओरिएंटेड जो भी आर्टिकल है उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। फर्स्ट आर्टिकल हमारे पास आता है नमीसा प्रिया का केस, जो इम्पॉर्टेंट नहीं है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, बट एक टर्म है जो बस इंपॉर्टेंट है। यहाँ एक स्टोरी है जो हमें अभी नहीं जानना है, एग्ज़ाम के रिलेवेंट नहीं है। एक टर्म है जो ब्लड मनी, एक बस आपको ये ध्यान में रखना है। ये गल्फ़ जो नेशन है ना, वहाँ पे जनरली एक टर्म फेमस होता है, उसको हम लोग बोलते हैं ब्लड मनी। ये होता क्या है, इसको समझने के लिए बस थोड़ा सा हम लोग ब्रीफिंग में देखते हैं ये केस था क्या। जैसे मान लीजिए एक पर्टिकुलर एक जो है वो इंसान है और एक दूसरा इंसान जो वो बी है, ठीक है। तो इस ए इंसान ने बी को मार दिया। तो जब मारा तो इसकी जो फैमिली है, इस फैमिली को इसके ए को कंपनसेशन देना पड़ेगा। तो ये जो कंपनसेशन देना पड़ता है ना, इसी को हम लोग बोलते हैं ब्लड मनी। सिंपल सा लैंग्वेज में समझ में आ गया ये क्या है। तो एक कंपनसेशन, एक फॉर्म ऑफ कंपनसेशन है टू द विक्टिम्स फैमिली। बस इतना चीज़ें ध्यान में रखना है, बाकी ये चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है। सेकेंड हमारे पास न्यूज़ आता है एनपीआर। एनपीआर के बारे में बात करेंगे तो जितने भी हमारे पास इंडियंस होते हैं और फॉरेनर्स होते हैं, इन सभी को एक रजिस्टर के अंदर में नोट किया जाता है। उस रजिस्टर को हम लोग बोलेंगे एनपीआर। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखिए, इसमें सभी लोग रहते हैं, ठीक है। एवरीवन रह रहा है, मतलब वो इंडियंस हो या फिर फॉरेनर्स हो। अगर फॉरेनर्स के बारे में बात करेंगे तो वो 6 मंथ से ज़्यादा रह चुके हैं, प्लस वो 6 मंथ आगे मिनिमम जो है वो 6 मंथ रहना है, फ्यूचर में भी रहने वाले हैं, तो उनको भी एनपीआर के अंदर में डाल दिया गया, ठीक है। अब एनपीआर बनाया क्यों जाता है? क्योंकि गवर्नमेंट की जो भी स्कीम्स है उन स्कीम्स का बेनिफिट दिया जा सके लोगों को, गवर्नमेंट को प्लानिंग करने में, साथ साथ कोई ऐसा आईडी वगैरह प्रूफ वगैरह बनाना उसके लिए, और प्लस नेशनल सिक्योरिटी के लिए कि कौन कौन हमारे यहाँ लोग रह रहे हैं, हमारे नेशनल सिक्योरिटी के लिए थ्रेट तो नहीं है, इसके लिए, ठीक है। अब हम लोग समझते हैं कि सेंसस में क्या डिफरेंसेस होता है, एनपीआर में क्या डिफरेंस होता है। फिर हम लोग देखेंगे एनपीआर में क्या डिफरेंस होता है, एनआरसी में क्या डिफरेंस। एनपीआर क्या है? तो सिंपल से एक रजिस्टर है जिसके अंदर में इंडिया के अंदर जो भी लोग रह रहे हैं उन सभी को रखा गया, जैसे वो इंडियंस हो या फिर फॉरेनर्स हो। बेसिक डिटेल्स यहाँ पे चाहिए होता है, जैसे कि गवर्नमेंट आपका बेसिक डिटेल ही कलेक्ट करता है, जैसे आपका डीओबी क्या है, नाम क्या है, आपके पेरेंट्स, बायोमेट्रिक, फिंगरप्रिंट वगैरह, ये सब चीज़ गवर्नमेंट लेता है कि एक मतलब ओवरऑल उसके पास एक डाटा रहना चाहिए कि इंडिया में ये लोग रह रहे हैं, फॉरेन से आए हुए हैं तो ये लोग फॉरेन से आके इंडिया में रह रहे हैं, कोई थ्रेट तो नहीं है सिक्योरिटी, इंडियन सिक्योरिटी के लिए, इंडिया के लिए, एक्सेट्रा, ये सब रीजंस की वजह से। इसके अलावा अगर बात करेंगे तो गवर्नमेंट जो है वो अपने खुद के डिपार्टमेंट में, मतलब गवर्नमेंट आपका डाटा जो है वो शेयर भी कर सकती है। और जो एनपीआर होता है इसको बैकअप करता है एक्ट, जिस एक्ट को हम लोग बोलते हैं सिटीजनशिप एक्ट 1955 का। जब हम लोग सेंसस के बारे में बात करेंगे, सेंसस क्या होता है? तो एक सर्वे होता है जो आपके डिटेल्स को कलेक्ट करता है। क्यों कलेक्ट करता है? पूरा फुल डिटेल्स को कलेक्ट करेगा, जैसे आपका रिलीजन क्या है, कास्ट क्या है, जॉब कैसा है, आप कौन सा करते हैं, एजुकेशन कितना ले रहे हैं, ये सभी चीज़ों का मतलब जो डाटा है वो कलेक्ट करता है। क्यों? क्योंकि पॉलिसी फॉर्मेशन करने के लिए। जैसे मान लीजिए एक पर्टिकुलर कास्ट है, देखा जा रहा है कि पर्टिकुलर कास्ट जो है वो कंसिस्टेंटली उसका पॉपुलेशन डिक्रीज़ कर रहा है, तो इसके लिए, इस पर्टिकुलर कास्ट के लिए गवर्नमेंट जो है कुछ पॉलिसी ला सकता है, इसके लिए कुछ जो है वो कोटा दे सकता है। इसके अलावा जो गवर्नमेंट आपका जो इन्फॉर्मेशन ले रहा है, ये गवर्नमेंट इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करता है। इसमें ये शेयर कर सकता था, यहाँ शेयर नहीं करेगा, ये प्रोटेक्टेड रहता है। इसके अलावा ये कौन से एक्ट से बैकअप है? तो ये सेंसस एक्ट 1948 का जो है उससे ये बैकअप है। अब आपने दो चीज़ समझ लिया, सेंसस क्या होता है, एनपीआर क्या होता है। अब हम लोग देखते हैं कि एनपीआर क्या होता है एंड एनआरसी या एनआरआईसी क्या होता है। एनपीआर के बारे में बात करेंगे तो ये तो ऑलरेडी हम लोग देख लिए कि सारे रेसिडेंट आ जाएंगे, इवन फॉरेनर जो है वो भी। सिंपल सा ये मतलब ज़्यादा इसमें कुछ वो नहीं होता है, एक आइडेंटिटी आपका गवर्नमेंट को चाहिए रहता है, इसलिए ये एनपीआर जो है वो आपका रजिस्टर करता है आपको एनपीआर के अंदर में। और जब हम लोग बात करते हैं एनआरआईसी या फिर एनआरसी होता है, ये क्या होता है? तो देखिए, मान लीजिए ये एनपीआर का रजिस्टर है। एनपीआर के रजिस्टर में सारे लोग हैं, फॉरेनर्स भी, इंडियन भी, सारे लीगल इलीगल सभी लोग यहाँ पे भी है। अब क्या हुआ कि इनको वेरीफाई किया गया, वेरीफाई करके सिर्फ जो लीगल सिटीजन थे, यहाँ पे इलीगल भी थे लेकिन इस वाले लिस्ट में, लेकिन जो सिर्फ लीगल सिटीजन थे, उस लीगल सिटीजन को एक दूसरे रजिस्टर के अंदर में डाल दिया गया। उसको हम लोग उसको हमने बोला एनआरसी या फिर एनआरआईसी। तो इस वाले रजिस्टर के अंदर में इंडियन फॉरेनर दोनों है। फॉरेनर दो तरह के होते हैं, एक लीगल फॉरेनर, एक इलीगल, वो सभी के सभी थे। लेकिन इसके अंदर क्या हुआ, सिर्फ जो इंडियन सिटीजन्स है, सिर्फ जो लीगली है, लीगल सिटीजन है, वो सिर्फ लीगल सिटीजन को एनआरआईसी के या एनआरसी के अंदर में डाला गया। तो एनआरसी क्या है वो देखिए, लिस्ट ऑफ इंडियन सिटीजन्स ओनली। इसमें कोई फॉरेनर नहीं आएगा, कोई इलीगल सिटीजन्स नहीं आएगा, सिर्फ इंडियंस रहेंगे, वो भी जो है लीगल सिटीजन है वो रहेंगे बस। इसके अलावा यहाँ सिटीजनशिप वेरिफिकेशन रहेगा,
मतलब इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका पर्पस क्या है कि जो भी सिटीजनशिप है वो सारे सिटीजन्स जो है उनका सिटीजनशिप वेरिफिकेशन करना। ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट, सिटीजनशिप एक्ट जो है 1955 का, उससे ये बैकडअप है कि एनपीआर मेंटेन करना पड़ता है। लेकिन एनआरआईसी या एनआरसी जो है वो मेंटेन करना ज़रूरत नहीं है, मतलब हम मैंडेटरी नहीं है। जैसे अगर गवर्नमेंट डिसाइड करेगा कि हाँ उसको कुछ अपडेट करना है, चेंजेस करना है, तभी वो उसको उसके अंदर चेंजेस करेगा, अदरवाइज़ वो मैंडेटरी नहीं है। जैसे अगर एग्जांपल में बात करेंगे तो यहाँ पे एक सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 का था, उसको भी हम लोग समझ लेते हैं थोड़ा। देखिए फॉरेनर दो तरह के होते हैं, एक होते लीगल, एक होते इलीगल माइग्रेंट। लीगल होते हैं उनको अलाउ कर दिया गया कि उनको सिटीजनशिप मिल सकता है, तो उनको जो है वो एनआरपी वाला जो रजिस्टर था उनसे उठा के एनआरसी वाले में डाल दिया गया। जो इलीगल माइग्रेंट्स होते हैं, जो डिपोर्ट वगैरह करके आते हैं, जो डंकी रूट से आ जाता है, अभी हम लोग देखेंगे डंकी, आज वो न्यूज़ में वो भी आया था, तो उनको क्या किया जाता है कि उनको अलाउ नहीं किया जाता सिटीजनशिप देने के लिए। 2019 का जो एक्ट आया वो बोला कि इनको भी देंगे, मतलब जो इलीगल माइग्रेंट है, इलीगल माइग्रेंट को भी सिटीजनशिप, मतलब लीगली माइग्रेंट डिक्लेयर कर दिया जाएगा, सिटीजनशिप के लिए वो वैलिड हो सकते हैं। देखिए लीगली माइग्रेंट इसका मतलब क्या हुआ कि वो बाद में सिटीजनशिप ले सकते हैं, इलीगल है तब तो आपको मिलेगा ही नहीं। लेकिन आप अगर लीगल माइग्रेंट का आपको मतलब एनओसी मिल गया तो आप जो है वो फ्यूचर में सिटीजनशिप ले सकते हैं। तो ये 2019 का जो एक्ट था, अमेंडमेंट एक्ट, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, ये बोला कि जो इलीगल माइग्रेंट्स जो है ना उनको भी हम एज अ लीगल माइग्रेंट की तरह ट्रीट कर सकते हैं, दे सकते हैं, उनको भी लीगल माइग्रेंट्स की तरह रिगार्ड कर सकते हैं अगर वो पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफ़गानिस्तान से आए हुए हिंदू हैं, सिख हैं, क्रिश्चियन हैं, पारसी हैं, बुद्धिस्ट हैं या जैन हैं। तो इसके अलावा अगर वो मुस्लिम कम्युनिटी है और वो मुस्लिम कम्युनिटी पाकिस्तान से, बांग्लादेश और अफ़गानिस्तान से आया गया है, तो इनको हम लीगल सिटीजन की तरह, लीगल माइग्रेंट की तरह रिगार्ड नहीं करेंगे। इसलिए एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को, एक पर्टिकुलर रिलीजन को हटा दिया गया था अमेंडमेंट से, इसलिए इतना उस टाइम प्रोटेस्ट हुआ था। ठीक है, तो आई थिंक अभी आपको कंप्लीट समझ में आ गया होगा कि एनपीआर क्या होता है, सेंसस क्या होता है और एनआरआईसी क्या होता है। एनपीआर सिंपल सा मतलब एक बेसिक डिटेल्स, सेंसस एक पूरा डिटेल सर्वे, और एनआरआईसी मतलब एनपीआर से बहुत सारे जो लीगली सिटीजनशिप है, जो लीगल सिटीजन है और इंडियन सिटीजनशिप जिनको दिया जा रहा है, उनका लिस्ट जो रहता है वो एनआरआईसी के अंदर में रहता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आर्टिकल आता है हमारे पास, मेल ड्रोन। मेल ड्रोन क्या है, तो एक मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग इंड्योरेंस ड्रोन है। ये एक स्पेशली बॉर्डर सर्विलांस ड्रोन होते हैं, मतलब बॉर्डर को सर्विलांस करने के लिए यूज़ होते हैं। ये इंडियन मेड ड्रोन्स हैं। ठीक है, कॉम्बैट कैपेबिलिटीज़ होता है इसके अंदर में, साथ साथ ये डाटा कलेक्शन वगैरह भी कर सकते हैं। रेंजेस के बारे में बात करेंगे तो 30 आवर का इनका लगभग टाइमिंग का रेंज होता है, और इसके अलावा 35,000 फीट एल्टीट्यूड तक ये जा सकते हैं। कोई एग्जांपल है क्या ऐसा जो मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग इंड्योरेंस ड्रोन होते हैं इनका, तो यस, जैसे कि आपके पास तपस BH-200 हो गया, जिसको हम लोग रुस्तम 2 के नाम से भी पहले जानते थे। देन आपके पास हरमन 900 हो गया, यूरो ड्रोन हो गया। इसके अलावा आपके पास बैरख्तर TV-2 हो गया। ये सभी के सभी जो आपके पास मेल ड्रोन्स हो गए। मेल जो होते हैं एक कैटेगरी ऑफ ड्रोन्स है जो मीडियम, नाम से आपको पता चल रहा होगा, मीडियम एल्टीट्यूड वाले ड्रोन्स है। ठीक है, चलिए ऐसा कुछ एग्जांपल है, क्वेश्चन आया है कैसे, जैसे ड्रोन से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया गया है कि पेस्टिसाइड्स वगैरह जो है उनको क्रॉप फील्ड्स में स्प्रे करने के लिए ड्रोन्स का यूज़ होता है। दूसरा बोल रहा है जो वोल्केनिक एक्टिविटी होते हैं उनका क्रेटर्स वगैरह को इंस्पेक्ट करने के लिए ड्रोन्स का यूज़ कर सकते हैं। तीसरा बोल रहा है कि वेल्स जो होते हैं वो स्पॉट करते हैं ना, मतलब जो फुहारा जो छोड़ते हैं वो, तो उनका सैम्पल्स वगैरह कलेक्ट करने में भी ड्रोन्स का यूज़ कर सकते हैं। तो ऑब्वियसली तीनों में कर सकते हैं। UPSC 2024 का ये क्वेश्चन था, तो ये आप देख सकते हो इस तरह से क्वेश्चन आ रहा है। इसके अलावा UAV में एक और क्वेश्चन 2025 में पूछा गया, ये बहुत अजीब सा, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। आप देखोगे UAV से रिलेटेड अनआर्म्ड एरियल व्हीकल से क्वेश्चन बोला गया कि ऑल टाइप ऑफ UAV जो है वो सारे टाइप ऑफ UAV जो हैं वो वर्टिकल लैंडिंग कर सकते हैं। अब आप सोचो, जो एग्जामिनर है वो क्या दुनिया के सारे UAV को जाके देखा है कि वो मतलब ऐसे ही लैंडिंग करेगा, मतलब सॉरी वर्टिकल ऐसे हुआ ना, वर्टिकल ऐसे ही लैंडिंग करेगा। एक दो कुछ तो होंगे जो ऐसे हॉरिजॉन्टल एरोप्लेन के जैसे टेक ऑफ टेक डाउन करते होंगे। तो कैसे, मतलब सब कैसे बोल रहे हो आप, तो सब वाले जो भी है ये सारे गलत होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आता है आपके पास, हमारे पास डंकी रूट। डंकी रूट क्या होता है, सिंपल सा इलीगल रूट होता है जो बॉर्डर क्रॉस करता है, एक कंट्री से दूसरे कंट्री में आप जा रहे हो और इलीगली बॉर्डर क्रॉस करके जा रहे हो, तो उसको हम लोग डंकी रूट बोलते हैं। ठीक है, डंकी मूवी इसी के ऊपर में था, शाहरुख खान का जो मूवी था। नेक्स्ट आपके पास आर्टिकल आता है फेनुग्रीक के बारे में। फेनुग्रीक क्या है, तो ये मेथी को फेनुग्रीक बोलते हैं। इसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं, तो ये आपके पास कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करने में, ब्लड शुगर कंट्रोल करने में, इसके अलावा लैक्टेटिंग वोमेन हो गई, उनका जो मिल्क प्रोडक्शन रहता है
उसको इंक्रीज़ करने में मेथी जो रहता है वो हेल्प करता है। ये एक ल्यूमिनस क्रॉप, ल्यूमिनस प्लांट होते हैं। स्पेशली अगर राजस्थान देखेंगे तो इसका लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है इंडिया के अंदर में। इंडिया लार्जेस्ट इसका प्रोड्यूसर है, साथ साथ इसका लार्जेस्ट एक्सपोर्टर भी। और ये एक नाइट्रोजन फिक्सिंग प्लांट होते हैं, साथ साथ ये रावी क्रॉप भी होते हैं। ये नाइट्रोजन फिक्सिंग प्लांट होते हैं। नाइट्रोजन फिक्सिंग प्लांट मतलब जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन होता है ना, उस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को ये दूसरे फॉर्म में, जैसे अमोनिया हो गया, नाइट्रेट हो गया, नाइट्राइट्स हो गया, इसके फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से ये जो बाद में ये जो नाइट्रोजन चेंज होने के बाद जो नाइट्रोजन बना है, ये दूसरा फॉर्म जो है वो एब्जॉर्ब कर लिया जाता है और ये हेल्प करता है ग्रोथ में भी प्लांट्स के। ठीक है, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर और एक्सपोर्टर दोनों इंडिया है इसका। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करेंगे, देखिए इससे रिलेटेड एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके पास 2022 में पूछा गया। जैसे आपके पास जो भी नाइट्रोजन फिक्सिंग प्लांट होते हैं उनके बारे में पूछा गया है कि कौन कौन से हैं। तो ऐसा आप जो नाइट्रोजन फिक्सिंग प्लांट है इसके कुछ नेम्स आपको पता होने चाहिए। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं 3 इसमें नाइट्रोजन फिक्सिंग प्लांट है। अल्फाल्फा हो गया, देन आपके पास चिकपी हो गया एंड क्लोवर, ये 3 है। बाकी ये जो और 3 नाम से ये नाइट्रोजन फिक्सिंग प्लांट नहीं है। नेक्स्ट आर्टिकल आपके पास आता है लेबर कोड को लेके। लेबर कोड के बारे में देखेंगे तो एक हेवी स्ट्राइक हो रहा है लेबर कोड जो है इसके अकॉर्डिंग में। इसके लिए कंसर्न क्या है लेबर्स का, तो उनका कहना है कि जो ये लेबर कोड है ये स्पेशली एम्प्लॉय को फोकस करता है, एम्प्लॉय को फेवर करता है, लेबर्स को नहीं। इसके अलावा जो इसका इम्प्लीमेंटेशन है इसमें भी डिले किया जा रहा है। जो चीज़ें आया है, जो चीज़ें हैं उसके भी इम्प्लीमेंटेशन में डिले हो रहा है। इसके अलावा जो इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस होता है जो लास्ट 2015 में हुआ था, बिना इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस के ये कोड्स बना दिए गए हैं। वुमेन वर्कफोर्स जो है वो कंसिस्टेंटली इंक्रीज़ हो रहा है, लेकिन ये लेबर कोड के अंदर में वुमेन्स जो लेबर है उनके लिए बहुत कुछ बेनिफिट्स वगैरह नहीं दिए गए हैं। साथ साथ बैकवर्ड क्लासेस एंड जो रूरल ट्राइबल है इनके लिए भी, इनको भी फोकस नहीं किया गया ये कोड के अंदर में। तो ये सारी चीज़ तो कंसर्न है। एक्चुअली में है क्या ये लेबर कोड जो है वो 4 कोड है जो पहले के बहुत सारे चीज़ों को कोड्स को हटा के जो 4 लेबर कोड्स लेके आए गए। ये 4 लेबर कोड है क्या, देखते हैं। इसको आप ये ट्राई करो याद करने के लिए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट कोड है आपके पास कोड ऑन द वेजेस 2019। ये क्या बोलता है कि हर जो लेबर है उसको एक मिनिमम वेज और एक टाइमली पेमेंट मिलना चाहिए। पहला कोड ये बोलता है। कोड का नाम भी ध्यान में रखना, ठीक है, इससे क्वेश्चन आया है तो ये भी अभी देखेंगे। सेकेंड कोड आता है आपके पास इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020। ये जितने भी ट्रेड यूनियंस हो गए, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट हो गया, ले ऑफ्स हो गए, क्लोजर हो गया, इन सभी चीज़ों को रेगुलेट करने के बारे में बात करता है सेकेंड वाला। ठीक है, थर्ड जो है आपके पास वो है सोशल सिक्योरिटी कोड 2020। ये क्या करता है कि बहुत सारे जैसे कि एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड जो हो गया, ESI एक्ट हो गया, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट हो गया, इन सभी चीज़ों को कंबाइन कर दिया गया ये थर्ड वाले के अंदर में, जिसका नाम है सोशल सिक्योरिटी एक्ट 2000, सोशल सिक्योरिटी कोड 2020। एंड देन आपके पास आता है फोर्थ, जिसे हम लोग बोलते हैं ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड। नाम से ही लग रहा है कि ये हेल्थ से रिलेटेड कुछ है। तो ये क्या करता है कि एक स्टैंडर्ड सेट करता है कि जो वर्कर्स हैं उनका हेल्थ, सेफ्टी एंड वेलफेयर कैसा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, इन चीज़ों को लेके एक स्टैंडर्ड सेट करता है। इसके अलावा ये कंबाइन करता है 13 लॉज, जैसे फैक्ट्री एक्ट हो गया, माइंस एक्ट हो गया, इन सभी को कंबाइन कर दिया गया है इसके अंदर में। ठीक है, तो जैसे देखिए इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया आपके पास CDS के अंदर में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग लेबर कोड नोटिफाई द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया incorporated various provisions of the Central Labor Act such as the Factory Act 1948 का, प्लांटेशन एक्ट 1951 का। तो देखिए अभी फैक्ट्री एक्ट जस्ट हमने पढ़ा ना, कौन सा कोड के अंदर में ही रखा गया, तो ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड 2020। देखिए यहाँ पे जस्ट अभी हमने देखा था नहीं, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन 2020, इसके अंदर में आपके पास फैक्ट्री एक्ट है। तो ये चारों कोड आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ये हो गया लेबर कोड से रिलेटेड। नेक्स्ट आर्टिकल आता है हमारे पास INS निस्तार। INS निस्तार क्या है, तो ये डाइविंग सपोर्ट वेसल है। ठीक है, डाइविंग सपोर्ट वेसल है। इसका स्पेशली इनको डिज़ाइन किया गया है इसको डीप डाइविंग ऑपरेशन जो होते हैं उनके लिए, सबमरीन रेस्क्यू करने के लिए, और साथ साथ जो भी अंडर वाटर सैल्वेज और जो रिपेयर वर्क होते हैं उन चीज़ों को कंडक्ट करने के लिए इसको डिज़ाइन किया गया है। तो एग्जांपल में जैसे आपके पास देखिए INS अस्त्रधारणी से रिलेटेड क्वेश्चन 2016 में पूछा गया था। ये क्या है, तो ये एक टॉर्पीडो लॉन्च रिकवरी वेसल था। वैसे ही आपसे पूछ सकता है कि INS निस्तार क्या है, तो ध्यान आपको रखना है कि ये डाइविंग सपोर्ट वेसल है। नेक्स्ट आर्टिकल आपके पास आता है ग्रीन ग्राम को लेके। ग्रीन ग्राम ये भी एक नाइट्रोजन फिक्सिंग पल्स होता है, पल्स क्रॉप है। इसके अलावा ये प्रोटीन में ऑब्वियसली रिच होता है। ग्रीन ग्राम मूंग फाइबर में भी ये रिच होता है। इसके अलावा ये खैरिफ, राबी और जैद तीनों क्रॉप में ये उगते हैं। तो ये ध्यान में रखना है कि ये तीनों सीजन में होते हैं।
आइडियल कंडीशन के बारे में बात करेंगे तो आइडियल जो होता है इनके लिए इंटरक्रॉपिंग और क्रॉप रोटेशन करके आप इनको अगर उगा रहे हो तो ये आइडियल होता है। मेजर प्रोडक्शन राजस्थान करते हैं, देन महाराष्ट्र। क्या इससे रिलेटेड ऐसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है? तो देखिए पल्सेस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया 2020 के अंदर में, जो बोल रहा है कि जो ब्लैक ग्राम है ये खारिफ और राबी दोनों में कल्टिवेट होता है। तो सही है फर्स्ट स्टेटमेंट काला चना को लेके। दूसरा स्टेटमेंट बोल रहा है कि जो ग्रीन ग्राम है वो लगभग हाफ जो है वो पल्स का टोटल प्रोडक्शन का जो हाफ प्रोडक्शन होता है वो अकेला ग्रीन ग्राम देता है। तो नहीं, जो चिकपी रहता है वो आपको देता है। चिकपी जो रहता है लगभग 40% टोटल पल्सेस का प्रोडक्शन चिकपी होता है। थर्ड जो बोल रहा है, थर्ड स्टेटमेंट बोल रहा है जो खारिफ पल्सेस है वो उनका प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज हुआ है लास्ट 3 डेकेड्स के अंदर में, लेकिन ये गलत है। इंक्रीज़ नहीं हुआ है, डिक्रीज़ हुआ है। क्वेश्चन में आपको इंक्रीज़ दिया लेकिन एक्चुअली में डिक्रीज़ हुआ है, और राबी पल्सेस जो है उसका इंक्रीज़ हुआ है लेकिन क्वेश्चन में डिक्रीज़ दिया है, तो उलट फेर कर दिया है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, सेकेंड एंड थर्ड गलत है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारे पास आर्टिकल आता है नामीबिया को लेके। जो अभी ब्रिक्स समिट होने वाला है उससे पहले 5 कंट्री में विजिट कर रहे हैं, तो ये नामीबिया लास्ट कंट्री था, वहाँ पे ये विजिट किए। तो उनको नामीबिया के अंदर में उनको एक अवार्ड दिया गया जिसको हम लोग बोलते हैं ऑर्डर ऑफ मोस्ट एंशिएंट वेलविसिया मिराबिलिस अवार्ड। ये एक अवार्ड है, तो अगर गलती मैंने प्रोनाउंसिएशन किया तो उसके लिए सॉरी। ये हमारे पीएम को दिया गया, तो इसलिए नामीबिया जो है वो अभी न्यूज़ में आ गया है। नामीबिया जो एक फर्स्ट कंट्री अफ्रीका का जो यूपीआई पेमेंट हमारे मतलब एक्सेप्ट किया है। इसके अलावा भी डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का भी बहुत सारा प्रोजेक्ट वहाँ पे अब होने वाला है। इंपॉर्टेंट अगर देखेंगे तो जो जितने भी मिनरल्स होते हैं इसमें काफ़ी नामीबिया इंपॉर्टेंट है, जैसे स्पेशली डायमंड हो गए, यूरेनियम एंड गोल्ड। यूरेनियम का एक टॉप प्रोड्यूसर ग्लोबल प्रोड्यूसर है नामीबिया। अब नामीबिया न्यूज़ में है तो उसके बारे में कुछ अच्छा सा डिटेलिंग हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले बाउंड्री किसे किसे लगता है, तो अंगोला फर्स्ट, जाम्बिया सेकेंड, बोट्सवाना थर्ड, साउथ अफ्रीका फोर्थ। तो आप रिपीट करो मेरे साथ, अंगोला, जाम्बिया, बोट्सवाना, साउथ अफ्रीका, ये 4 कंट्री है जिसके साथ इसका बाउंड्री लगता है। ठीक है, पहले ये कंप्लीट हो गया। दूसरा, यहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो है वो पास होता है, तो ये ध्यान में रखना, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पास होता है। इंपॉर्टेंट यहाँ के माउंटेन कौन से हैं, तो 3 इंपॉर्टेंट माउंटेन ध्यान में रखना है। एक है ब्रैंडबर्ग, दूसरा है ऑस माउंटेन, तीसरा है हुंस माउंटेन। ब्रैंडबर्ग, ऑस माउंटेन, हुंस माउंटेन, ध्यान में हो गया, ये रखना है। डिजर्ट कौन कौन से हैं, तो एक नामीब डिजर्ट, एक कालाहारी डिजर्ट। नामीब डिजर्ट, कालाहारी डिजर्ट, रिपीट करो ऐसे याद हो जाएगा। ठीक है, नामीब डिजर्ट, कालाहारी डिजर्ट, 2 डिजर्ट है यहाँ पे। 3 इंपॉर्टेंट रिवर्स भी है यहाँ पे जो ध्यान में रखना है। एक है आपके पास कुनेनी रिवर, दूसरा है आपके पास क्यूबेंगो रिवर, तो क्यूबेंगो रिवर, कुनेनी रिवर, और लास्ट एक और आपके पास फिश रिवर। तो कुनेनी रिवर, क्यूबेंगो रिवर, फिश रिवर, ये 3 इंपॉर्टेंट यहाँ पे रिवर्स है। इसके अलावा एक पास में वेल्बिस बे है, तो ये ध्यान में रख सकते हो। और इधर में कोस्ट है, बहुत अजीब सा नाम है इसका, स्केलेटन कोस्ट। ठीक है, भी आपको दिखेगा स्केलेटन कोस्ट, तो ये भी आप ध्यान में रख सकते हो। तो ये सारी चीज़ें हो गई मैपिंग कंप्लीट नामीबिया का। ठीक है, तो हो गया जस्ट कंप्लीट आज का टोटल ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल था। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। एंड थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।